रणथंबोर चंचल क्लासेज एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास में पहुंचाएं और जो चैनल है अपना सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपके पास में तुरंत पहुँच जाए, यानी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। जैसे अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो लाइव क्लासेस के अंदर भी जो है आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जो है क्लास स्टार्ट होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो अपना जो है चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। रणथंबोर चंचल क्लासेस एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल। तो अपन जो है सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो उसके अंदर अपन ने कर लिया था कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने किया कि मेजरमेंट्स की यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद में जो है अपन ने किया कि जो क्वांटिटी मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ में लिए जाते हैं, वो मेथड अपन ने जो लिए, जिसके अंदर अपन ने जो है सेंटर लाइन मेथड, सेपरेट होल मेथड दोनों को अपन ने जो है अलग अलग जो है अपन ने उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद में अपन देखा कि जो है कौन सा मेथड जो है किस टाइप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, किस टाइप की बिल्डिंग्स के लिए अपना सूटेबल रहता है ना। तो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। जो आपका सेंटर लाइन मेथड है वो अपनी जो ज्योमेट्रिकल शेप की जो बिल्डिंग होती है, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप की जो बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूजफुल जो मेथड है वो सेंटर लाइन मेथड है। अगर जिसके अंदर आपका जंक्शन बन रहा है, ठीक है, या फिर जो है अपनी वॉल्स का अपना जो कॉर्नर उसके अंदर है, तो वो अपना उसके अंदर जो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड या सेपरेट वॉल मेथड या इंडिविजुअल वॉल मेथड अपन जो है यूज़ करेंगे। अब जो बात करते हैं कि अपन ने क्वांटिटी निकाली, अब क्वांटिटी निकालने के बाद अपन जो है क्वांटिटी कौन कौन से तरीके से निकालते हैं, और उसके अगर अपन को कॉस्टिंग करनी है, कोई भी अपना जो बिल्डिंग है या प्रोजेक्ट है, तो उसके अपन जो कॉस्टिंग निकालेंगे तो अपना जो कॉस्ट कितना आना चाहिए, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के एस्टिमेट्स यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो है मेथड्स यूज़ करते हैं। तो आज जो अपन जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। चैप्टर नंबर 3 आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है अपना टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट जो है अपन जैसा कि शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो है प्रीडिक्टेड जो एक्सपेंडिचर होता है प्रोजेक्ट का, तो उसके बारे में जनरली अपन क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो वही अपना क्या होता है, एस्टिमेट रहता है। यानी कि उससे पहले एक अपन प्री अनुमान लगा लेते हैं कि इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट है या जो बिल्डिंग है उसके अंदर अपना कितना खर्च आने वाला है, और जो है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो है कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, मटेरियल कितना लगेगा। तो उन सारी चीज़ों का अपन पहले से ही एक प्री प्लान बना लेते हैं, यानी प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो वही अपना जो है एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो अपन बनाते हैं एस्टिमेट वो डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। तो वो अपने जो है बेसिकली 8 टाइप के आपको यहाँ पे जो है दिए हुए हैं कि जो अपने 8 टाइप के टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन अपना जो है 8 टाइप्स का होता है। तो 8 टाइप से अपन जो है उसको कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग किस टाइप का है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसके जो क्राइटेरियाज क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो अपने पास में अगर ये या फिर अपना जो है डिटेल प्लान क्या है, उसका बिल्डिंग की जो है अपने पास में अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपन जो पता कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने 8 टाइप के जो है यहाँ पे बात करें, जो फर्स्ट टाइप का आपका होता है प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। इसी को जो है अपन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। यही अपना जो है, यही अपना बेसिक जो होता है, यानी जिसको अपन एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट बोलते हैं, वो भी आपका यही होता है। यानी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बोलो या उसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलो या उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट बोलो, तीनों का मीन्स एक ही है। तो प्रीलिमिनरी जो कॉस्ट एस्टिमेट होता है वो अपन को ओनली एक सेंशन, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको सेंशन करवाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि ये चीज़ देख लीजिए आप कि कोई भी अपन को टेक्निकल सेंशन लेना है या जो है अपनी फाइनेंशियल अथॉरिटी है उनसे अपन को परमिशन लेनी है कोई भी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए अपन एक क्या करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट उनको एस्टिमेट बना के देते हैं कि इतने इस टाइप्स की बिल्डिंग के अंदर इतना कॉस्ट आपका लग सकता है। जैसे 2 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है, किसी कोई प्रोजेक्ट है कि उसके अंदर जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है लगभग
आपकी 2 करोड़ रुपए खर्च होने वाली है। तो जब अपन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उसको बना के देंगे, उसके बाद में अपन को क्या होगा कि सेंशन मिल जाएगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल एग्जैक्ट ही 2 करोड़ का बैठे, हो सकता है कि वो अपना 1 करोड़ 80 लाख में कंप्लीट हो जाए, 1 करोड़ 85 लाख में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि अपना 2 करोड़ 10 लाख रुपए उसके अंदर लग जाए। लेकिन अपन को एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है कि जो है अपना इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग अपन को 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसके जो है जो भी उसकी सेंशन ऑथोरिटीज रहती है, कोई भी डिपार्टमेंट रहता है गवर्नमेंट, तो उससे अपन उसका सेंशन ले लेते हैं। यानी कि जो है अपन को ये प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट मिलने के बाद में अपन जो है वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेनली जो है टेक्निकल और फाइनेंशियल परमिशन लेने के लिए ही बनाया जाता है। सेकंड जो है अपना, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड टाइप का एस्टिमेट है वो है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया से अपन को पता चल रहा है कि अपना जो है जो टोटल बिल्डिंग का एरिया है, तो कोई भी बिल्डिंग का जो एरिया होता है, तो बिल्डिंग का एरिया अपने पास में 4 टाइप्स का होता है। एक होता है अपना प्लॉट एरिया, यानी कि फर्स्ट जो अपना होता है वो है अपना प्लॉट एरिया, जो अपना टोटल प्लॉट है। सेकंड जो होता है यानी फर्स्ट आपका हो गया प्लॉट एरिया। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड आपका होता है उसको कहते हैं अपन, वो होता है अपना प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया। दूसरा होता है अपना प्लिंथ एरिया। तीसरा अगर अपन बात करें तो थर्ड पे अपना रहता है वो होता है आपका कारपेट एरिया, कारपेट एरिया। और अगर फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपका जो है वो होता है अपना फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया। ठीक है, तो ये अपने 4 टाइप्स के एरिया होते हैं बिल्डिंग के अंदर, जिनको अपन जो है 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं कि अपना जो है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं कि प्लिंथ एरिया जो अपना होता है वो कौन सा होता है, तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट होता है, यानी कि जो वहाँ पे किसी भी जगह आपका साइट चल रहा है, किसी जगह आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस जगह की लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसी टाइप का कोई सिमिलर कोई बिल्डिंग बन रहा हो तो उसका जो पर स्क्वायर मीटर, पर जो है अपना स्क्वायर फीट, या जो पर स्क्वायर यार्ड अपना जो है कितना कॉस्ट आ रहा है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना क्या होता है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट निकल के आ जाता है। तो ये अपना जो है 4 टाइप्स के, यानी कि जो अपन एक एक करके इसको जो है आगे डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, और जो है फ्लोरिंग जो फ्लोर एरिया है वो अपना क्या होता है। तो इसको जो अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तीसरा जो एस्टिमेट अपना वो होता है क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट। क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट में क्या है कि जो अपना प्रोजेक्ट है या अपनी जो बिल्डिंग है, तो उसके अंदर अपन जैसे प्लिंथ एरिया निकाला अपन ने, एरिया निकालने के बाद में अगर उसकी हाइट को अपन मल्टीप्लाई कर दें तो अपना क्या होता है कि क्यूबिकल कंटेंट निकल के, यानी क्यूबिकल एक क्वांटिटी निकल के आती है, तो उस क्यूबिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका जो है वो होता है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट। तो ये जो एस्टिमेट होता है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ये क्या रहता है कि कोई भी आपकी जो वॉल होती है, तो वॉल को अपन क्या करते हैं रनिंग मीटर के अंदर काउंट कर लेते हैं, और रनिंग मीटर के अंदर काउंट करके तो उसकी जो है वहाँ पे जो रेट चल रही होती है उसको जो है मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो 1 मीटर की कितनी कॉस्ट चल रही है, तो रनिंग मीटर को मल्टीप्लाई करके अपन क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं, तो कितना अपना जो कॉस्ट आता है, तो वो होता है अपना अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट। नेक्स्ट आपका जो है वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या है, देखो यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ या एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर कोई भी एस्टिमेट होते हैं अपने 2 टाइप के होते हैं, एक क्योंकि अपन ने जो यहाँ पे 8 टाइप्स एक साथ कर लिए हैं, वैसे जो है अपना 2 टाइप के एस्टिमेट होते हैं, एक होता है अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा जो होता है अपना वो होता है, यानी कि अगर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड होता है अपना डिटेल्ड एस्टिमेट। दो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के अंदर जो है अपने ये ऊपर के जो 4 है, यानी कि चारों टाइप्स के जो एस्टिमेट है 1 2 3 4, यानी जो आपका अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी जो कॉस्ट एस्टिमेट है, या आपका जो है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट है, या जो अपना है क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट है, या अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट है, तो ये अपने किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं अप्रोक्सीमेट के अंदर, यानी कि इनसे अपन जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी जो है इनसे एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलती है। अब जो डिटेल्ड एस्टिमेट आते हैं, डिटेल्ड जो कॉस्ट एस्टिमेट होते हैं, उनके अंदर अपन क्या करते हैं कि मटेरियल का सारे मटेरियल की अपन को क्वांटिटी पता रहती है, क्वांटिटी के साथ साथ जो उनकी रेट पता रहती है, तो अपन क्या करते हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर का अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद में अपन को जो उसकी डिटेल कॉस्ट पता चल जाती है।
और डिटेल कॉस्ट जब अपन को पता चल गई तो अपन क्या करेंगे कि उसको जो है सारी अलग अलग, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं मेजरमेंट शीट के अंदर या जो एब्स्ट्रैक्ट शीट आपकी होती है उसके अंदर जो है अलग अलग कॉस्ट को अपन लिख लेंगे और उसके बाद में जो है यानी कि उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना जो एक डिटेल्ड एस्टिमेट बन के तैयार हो जाता है। तो होता है अपना डिटेल्ड एस्टिमेट। अपन जो है आगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, किस किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, किस किस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 6.1 आपका जो है वो रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट। रिवाइज्ड कॉस्ट जो एस्टिमेट है ये अपना क्या होता है कि जब अपन कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते करते क्या होता है कि कई ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रिवाइज उसको उस जगह पे अपन को क्या करना पड़ता है कि कॉस्ट को यानी जो प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट है उसको रिवाइज करना पड़ता है। और ये रिवाइज जो है आपका वो ये दो कंडीशन में होता है। एक होती है आपकी अगर टोटल ऑल ओवर जो आपका प्रोजेक्ट है या ऑल ओवर जो आपका वर्क चल रहा है यानी टोटल जो बिल्डिंग का जो जितना भी कॉस्ट है यानी टोटल बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अगर मान लो कि आपका 5% एक्सीड कर जाए यानी 5% ज़्यादा हो जाए। जैसे कि आपने बनाया कि मेरे को जो है 2 करोड़ रुपए लागत का एक मकान चाहिए। अब उसके अंदर जैसे जैसे अपन बढ़ाते गए हो सकता है कि उसका फ्लोर लेवल पे नहीं पहुंचे, उससे पहले अपना जो है 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो वो अगर 5% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं एस्टिमेट को रिवाइज करके फिर उसको सैंक्शन करवाते हैं। तो एक तो फर्स्ट तो ये होता है कि ओवरऑल कॉस्ट का आपका जो 5% ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो उस केस में अपन रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। दूसरा जो है अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर यानी कोई भी आपका जो है एक इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है उसकी कॉस्ट अगर आपकी 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, जैसे कि आपकी वॉल है, वॉल का जितना खर्च आना चाहिए था क्योंकि अपन डिटेल बना रहे हैं, अपन को जो है ड्राइंग पता है, ड्राइंग के अंदर अपन को वॉल की जैसे कॉस्ट आ रही है कि जैसे 50 लाख रुपए वॉल के अंदर अपना लग रहा है, तो 50 लाख का 10% अगर उसके अंदर एक्सीड कर जाए यानी 5 लाख रुपए अगर आपके एक्सीड कर गए तो आपका क्या होगा उस केस में आपको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज करके जो अपन दोबारा से उसको सैंक्शन अथॉरिटी से सैंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो दो केस के अंदर अपना रिवाइज किया जाता है यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट आपका 5% हो, कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, जेई लेवल के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि जो रिवाइज एस्टिमेट कब बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो है दो कंडीशन होती है। एक तो होती है आपकी कि जो आपका कॉस्ट है यानी कि जो ओरिजिनल सेशन जितना अमाउंट था उससे अगर आपका जो है 5% से अधिक एक्सीड कर गया हो, ठीक है, या फिर जो है अपना 10% से ज़्यादा बढ़ गया हो, अगर मान लो कि एक जो आपका एक्सपेंडिचर जो सेंशनल होता है वो 10% से ज़्यादा बढ़ गया हो। ठीक है, इसको चाहे अगर आप इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन द ओरिजिनल सेंशनल अमाउंट एस्टिमेट एक्सीड मोर देन 5% देन वी विल रिवाइज द एस्टिमेट। सेकंड आप जो लिखेंगे वो है, दूसरी कंडीशन होती है कि when the expenditure exceed 10% of the sanctional amounts then we will revise the estimate। ठीक है, अगर मान लो कि इसके अंदर एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो कि when the material deviation is required, अगर मेटेरियल में के अंदर आपको कुछ डेविएशन दिख रहा है ऐसा कि मेटेरियल अपना जो है जितना लगना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहा है, या फिर जो है अपना जैसे कि लगने चाहिए थे 5 कट्टे सीमेंट के मंगा लिए अपन ने 50 कट्टे, लगने चाहिए थे 50 कट्टे और मंगा लिए अपन ने 5 कट्टे, यानी कि अगर मेटेरियल के अंदर डेविएशन अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी अपन जो है क्या करते हैं एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक और ऐड कर सकते हैं आप कि मटेरियल डेविएशन, मटेरियल का अगर डेविएशन अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में भी अपन क्या करते हैं कि जो आपका एस्टिमेट बनाया गया है उस एस्टिमेट को अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको जो है याद रखने की रिवाइज एस्टिमेट कब बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो है सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट कहाँ पे बनाया जाता है? ये उस जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे अपन कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना वर्क चल रहा है कंटिन्यू, अपना कंटिन्यू रनिंग में है वर्क, लेकिन उसके अंदर अपन को क्या है कि पता चला कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा काम आ गया। सपोज दैट अगर मान लो कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं कि आपके कोई रिश्तेदार आ गए उसी टाइम पे कि बिल्डिंग बन रही है, कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं इसकी डिजाइन जो है ऐसी नहीं, हमने वहाँ किसी जगह वो देख के आए हो कि हमने वहाँ पे ऐसी देखी है तो वो डिजाइन आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। तो उस केस में यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्क होता है तो वो उसके लिए क्या होता है कि अपन को सप्लीमेंट्री जो एस्टिमेट बनाना पड़ता है, यानी सप्लीमेंट्री जो कॉस्ट एस्टिमेट उसके लिए बनाना पड़ता है। हो सकता है किसी के घर के अंदर फैमिली मेंबर्स हो, उसको जो है वो डिजाइन रास नहीं आई हो, कहीं गए हो घूमने के लिए तो वहाँ पे उन्होंने कोई नई डिजाइन देखी हो तो वो डिजाइन वहाँ पे आके वो अप्लाई कर देते हैं कि नहीं जो है मेरे को इस टाइप का जो है घर चाहिए, तो उस केस में जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट दिया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो किसी की जो है शादी वगैरह हो जाती है, तो शादी होते टाइम क्या होता है कि अगर मान लो कि घर में अपना आपके जो है नई नई
बहू आती है, नई नई जो है आपकी जो आती है घर पे वाइफ आती है, तो उसको क्या है कि वो डिज़ाइन पसंद नहीं आई, कि हो सकता है कि वो जो है आपका उसको थोड़ा सा अलग से मॉडिफाइड करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना सकते हैं। और लास्ट जो 8 टाइप का जो एस्टिमेट यानी 8वां जो एस्टिमेट है वो आपका अपना है, यानी कि 8 टाइप का थोड़ा सा नीचे जो है टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे कट गया है। तो इसको अगर अपन बात करें कि यहाँ पे 8वां जो एस्टिमेट है ये है आपका एनुअल रिपेयर, इसको आप लिख लेना, एनुअल रिपेयर, ठीक है, और एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट एस्टिमेट, मेंटेनेंस कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। तो ये आपका 8 टाइप का जो एस्टिमेट है वो अपना कौन सा, एनुअल मेंटेनेंस और एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो रहता है उसके अनुसार हर बार जो है अपन को हर साल के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो अपना जो रिपेयर किया हुआ जो वर्क होता है तो वो अपना कितना हो सकता है साल भर के अंदर, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस जो है तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने जो है कुछ जो अपने कोई भी कार्य करते हैं, एस्टिमेट तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो है ये चीज अपन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि अपन जो है डिस्कस किया कि जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कॉस्ट कब बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अपना जो ये कॉस्ट एस्टिमेट है ये अपना क्या होता है कि द कंपेटेंट सैंक्शन अथॉरिटी कैन बी डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन। यानी कि अपना क्या होता है कि ये एस्टिमेट ओनली किसके लिए होता है, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता कर लेते हैं जैसा कि अपन ने बताया, और ये क्या होता है कि अपन को एक फाइनेंशियली और टेक्निकली परमिशन लेने के लिए यानी उसका सैंक्शन लेने के लिए अपन बनाते हैं। अपन ने इसके बारे में सारा डिस्कस कर लिया है। और इसी को जो है एक और नाम है इसका, इसको में ध्यान रखेंगे, ये आपका बजट एस्टिमेट, इसको बजट एस्टिमेट भी बोलते हैं, यानी बजट के अंदर की इतने का अपना अनुमानित जो प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना क्या होता है कि एक बजट के अंदर अपन डाल देते हैं कि ये अपना जो है जैसे कि अपने को 50 लाख रुपए बिल्डिंग के अंदर खर्च होने, तो अपना एक बजट के अंदर चल जाता है कि हाँ जो है अप्रोक्सीमेट अपना इतना हो सकता है खर्चा। तो ये अपना क्या होता है कि इसको जो अपन टेंडर देते हैं या किसी को जो अपन बताते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्टर को अपन कहते हैं कि जो है मेरे को अप्रोक्सीमेट इतने तक कॉस्ट के अंदर बिल्डिंग बनके तैयार हो जानी चाहिए, तो उसी के लिए अपना जो है ये यानी कि प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट बोल दो, इसी को जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट, और इसी को जो है अपन एक बजट एस्टिमेट का नाम भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। अब यहाँ पे जो है अपन एक थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ये आपका सिंगल रूम है, कोई भी बिल्डिंग है उसका एक सिंगल रूम है। अब इसके अंदर जो है आपका प्लिंथ एरिया कौन सा होगा, कारपेट एरिया कौन सा होगा, फ्लोर एरिया कौन सा होगा, उनके बारे में अपन जो है डिसाइड करेंगे। और जो है उसके अंदर प्लॉट एरिया कौन सा होगा। प्लॉट के लिए मैं जो यहाँ पे आपको एक आउटर लाइन और खींच देता हूँ, ये आपका जो है प्लॉट है, ये आपका क्या है, प्लॉट है। तो टोटल प्लॉट के अंदर तो अपन क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते नहीं है, उसके अंदर बाहर के साइड में कुछ पोर्च के लिए जगह छोड़ देते हैं, कुछ ट्री गार्ड के लिए छोड़ देते हैं, कुछ जो है अपन को बैठने के लिए जैसे कि शाम के टाइम बैठ जाए, सुबह के टाइम बैठ जाए, तो उसके लिए या पीछे की साइड में अपन जो है ओपन स्पेस या बालकनी वगैरह छोड़ देते हैं। तो वो जो है अपने एरिया के अंदर यानी कि वो जो टोटल एरिया होता है प्लॉट का आउटर टू आउटर, यानी जो अपने जो आउटर बाउंड्री वाल होती है, तो बाउंड्री वाल का जो एरिया रहता है यानी बाउंड्री वाल तक अपना जो है प्लॉट की साइज है, उसको अगर अपन कंसिडर करें तो वो एरिया आपका क्या रहता है, प्लॉट एरिया रहता है। और जिस एरिया के अंदर आपका बिल्डिंग बना हुआ है जिसको अपन बिल्टअप एरिया बोलते हैं, तो वो बिल्टअप एरिया ही आपका क्या होता है, एक प्लिंथ एरिया होता है। प्लिंथ एरिया वही होता है। उसके अंदर क्या है कि अपने वॉल भी कंसिडर होती है, यानी कि जो ये वॉल है, यानी कि यहाँ पे बात करूँ ये वॉल आपका हेचिंग पोर्शन से जो दिखाया गया है, ठीक है, ये वॉल है। तो अगर इस जो वॉल है, इन वॉल को अगर मान लो मैं कंसिडर करता हूँ, ये आपका लंबाई हो गई और ये आपकी जो इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, लेंथ और विड्थ आपका आ गया आउटर टू आउटर। तो आउटर टू आउटर अगर अपन इसको कंसीडर करें तो ये अपना होता है क्या, प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपन प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ये अपन ने प्लिंथ एरिया निकाल लिया। अब प्लिंथ एरिया जब निकाल लिया तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक स्क्वायर फीट या एक स्क्वायर मीटर या एक जो है स्क्वायर यार्ड का कितना रेट चल रहा है,
उस रेट के अकॉर्डिंग अपना जो जितना एरिया निकल के आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, अपना एक प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि एक। और ये क्या होता है कि अपना ईच एंड एवरी फ्लोर के लिए आपका अलग अलग, यानी जितनी आपकी जो है स्टोरी है, जितनी स्टोरी की आपकी बिल्डिंग है, तो हर स्टोरी के लिए आपको अलग अलग प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और अलग अलग प्लिंथ एरिया के हिसाब से अपन अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे हर एक स्टोरी की। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी अपन जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको जो दिखा शो हो रहा होगा कि एग्जाम्पल से आपको दिखाया गया है कि कोई भी एक बिल्डिंग है, 100 यानी कि 100 जो स्क्वायर मीटर उसका एरिया है और पर्टिकुलर लोकेलिटी जिस जगह पे वो बिल्डिंग बन रही है वहां पे जो है 2000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट चल रही है, तो उसका प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट कितना जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 100 इंटू 2000 तो आपका बराबर 2 लाख रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ओपन एरियाज कोर्टयार्ड एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं होता है। और भी बताएंगे क्या क्या कंसिडर होता है, क्या क्या कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो है मेजरमेंट एरिया, जो अपन मेजरमेंट करते हैं प्लिंथ एरिया को, और कारपेट एरिया, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। जैसे कि अभी जो है अपन ने डिस्कस किया कि जो आपका टोटल जो बिल्टअप एरिया रहता है, आउटर टू आउटर की बात करें, टोटल जो आपको बिल्टअप एरिया है इसको बोलेंगे अपन प्लिंथ एरिया। ठीक है, अब प्लिंथ एरिया के अंदर क्या है कि जो टोटल बिल्डअप एरिया होता है उसको प्लिंथ एरिया बोल देंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वॉल होती है, यानी कि जो वॉल्स होती है वो वॉल्स आपकी जो कंसिडर होती है, लेकिन जो आपका प्लिंथ ऑफसेट रहता है, प्लिंथ ऑफसेट इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, उसको भी अपन जो है अभी आगे डिस्कस करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना जो प्लिंथ एरिया जो रहता है वो कारपेट एरिया का 10 to 20% ज्यादा होता है। ठीक है, ये 10 से 20% के अंदर आपका क्या है कि वो जगह आ जाती है, जैसे कि वॉल्स वाले आ जाते हैं, किचन हो जाता है, लेट बाथ हो जाते हैं, तो इस ऐसी जगह पे कारपेट नहीं बिछाया जाता, तो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होते। वो अभी जो है अपन कारपेट एरिया जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करें कि जो आपका प्लिंथ एरिया जैसे आउटर टू आउटर आ गया, ठीक है, तो आउटर टू आउटर अपन जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करें कि जो कारपेट एरिया है, अब कारपेट एरिया के अंदर क्या है कि अपना जो इनर टू इनर आपका जो एरिया है, यानी कारपेट एरिया को अपन कह सकते हैं कि ये एक लिवेबल एरिया रहता है। क्या रहता है? लिवेबल एरिया रहता है, जहां पे अपन जो है रहते हैं, वो लिवेबल एरिया आपका क्या होता है? कारपेट एरिया होता है। इसके अंदर बेडरूम, डाइनिंग हॉल्स, ठीक है, ये कंसिडर होते हैं। बाकी जो बरंडा होता है, पोर्च होते हैं, या जो किचन होती है, या आपकी लेट बाथ होती है, ये इसके अंदर मशीन रूम हो जा मशीन अगर आपकी मशीनरीज कुछ रखी हुई है तो मशीन रूम हो जाता है, स्टोर्स हो जाते हैं, वो इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है। यानी कि अगर अपन बात करें कि जिस जिस जगह पे अपन जो कारपेट बिछा सकते हैं वही आपका जो कारपेट एरिया होता है। ठीक है, इसकी जो लिस्ट काउंट होता है, यानी कि जो लिस्ट मेजरमेंट जो रहता है वो 0.01 मीटर तक अपन इसको कंसिडर करते हैं। और अगर एरिया की बात करें तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक इसको जो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक अपन को जो है पता चल गया कि कारपेट एरिया और जो है प्लिंथ एरिया क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करें कि जब अपन कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं या कोई भी अपन प्लिंथ एरिया जो मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि अपन को कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका अपन को सेपरेटली मेजर करना होता है। यानी कि उसको जो अपन सेपरेटली मेजरमेंट लेते हैं, जिसके अंदर जो बेसमेंट हो गया, बेसमेंट को अलग मेजर करेंगे। फ्लोर विदाउट क्लेडिंग, यानी जो स्टील फ्लोर होती है उसको जो अपन से अलग से कैलकुलेट करेंगे। फ्लोर से इंक्लूडिंग टॉप फ्लोर विच में भी पार्शियली कवर्ड, अगर कुछ आपकी छत है जिसपे कुछ पार्शियली कवर्ड एरिया है तो उसको अपन अलग से कैलकुलेट करेंगे, अलग से मेजर करेंगे। गैरेज होता है वो अलग से होगा, ठीक है, उसका भी मेजरमेंट अलग से होगा। मेजिन जो फ्लोर होती है वो भी आपकी जो है अलग से कैलकुलेट होती है, यानी कि अलग से उसका मेजरमेंट होता है। और जो है अपना मेजरमेंट ऑफ प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया को अपन जो है अलग से मेजरमेंट लेंगे। तो इनकी जो है कॉस्ट आपकी जो है सेपरेटली अलग अलग ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बात करें कि इंक्लूडिंग ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ प्लिंथ एरिया कौन कौन से आइटम्स है, कौन कौन से एरियाज है जो आपके प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें कि एरिया ऑफ द वॉल एट फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे जो आपकी वॉल है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, यानी फ्लोर लेवल पे आपकी जो वॉल है वो आपकी जो है प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होगी। एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट को इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। अब प्लिंथ ऑफसेट क्या होता है उसके बारे में अपन जो देख लेते हैं। तो इस फिगर पे ध्यान दो कि आपका कोई भी ये वॉल है, उसके बाद में आपका जो है ये वॉल है, इस तरीके से आपके जो फुटिंग का बना हुआ है सिस्टम, इस तरीके से।
ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, यहाँ तक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल आपका है। तो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा अपना जो है प्लिंथ एरिया, तो ग्राउंड लेवल ये आपका जीएल इसको कहते हैं, ये मैंने लिख दिया है जीएल, जीएल। और इसके ऊपर अपना होएगा क्या, प्लिंथ एरिया, यानी कि उसके ऊपर होगी प्लिंथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस जगह पे आपका प्लिंथ होता है, कुर्सी लेवल होती है, तो उस जगह पे दीवार क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है। यानी कि जैसे कि प्लिंथ पे अगर आपकी जो साइज है, यानी प्लिंथ लेवल पे जो आपका साइज है विद ऑफसेट, दीवार की जो थिकनेस है वो आपकी 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर है, और दीवार की आपकी जो थिकनेस होती है वो 30 सेंटीमीटर रहती है। तो कितना, 10 सेंटीमीटर अपना एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 सेंटीमीटर आपका जो है बाहर की साइड में, और 5 सेंटीमीटर आपका जो है अंदर की साइड में, दोनों साइड में आपको जो है निकले हुए रहते हैं, ये पार्ट्स आपके जो निकले हुए रहते हैं थोड़ा सा। तो वो होता है आपका प्लिंथ, जिसको बोलते हैं अपन प्लिंथ ऑफसेट। तो प्लिंथ ऑफसेट इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे, क्या कौन सा एरिया इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है, वो होता है अपना प्लिंथ ऑफसेट। बाकी जो वॉल होती है फ्लोर लेवल पे, वो जो अपने प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर होती है। ठीक है, यानी कि वो जो आपकी वो कंसिडर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे एरिया ऑफ इंटरनल शाफ्ट। इंटरनल शाफ्ट क्या होती है कि जो भी अपना बाहर की साइड में या जो बालकनी की साइड में अपना क्या होता है कि कोई भी पाइपलाइन को बिछाने के लिए, या जो आपकी केबल्स है, केबल्स के लिए एक शाफ्ट छोड़ी, या फिर जो वेंटिलेशन के लिए एक शाफ्ट छोड़ी जाती है। शाफ्ट मतलब एक एरिया होता है, तो वो एरिया नीचे से लेके ऊपर तक एक जो है आपका एक शाफ्ट की तरह बन जाता है, चिमनी की तरह आपका जो बन जाता है। तो वो एरिया इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है। कब, जब उसका एरिया आपका जो है 2 मीटर स्क्वायर से कम हो। यानी कि अगर आपका जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर को जो एक्सीड नहीं कर रहा, डू नॉट एक्सीड 2 मीटर स्क्वायर, देन वी विल कंसिडर दिस एरिया इन प्लिंथ, जो है एरिया, प्लिंथ एरिया के अंदर अपन इसको कंसिडर करेंगे। इफ अगर मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, 2 मीटर स्क्वायर से एक्सीड कर गया, तो उस केस में अपन जो है इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको अपन जो डिडक्शन कर देंगे। वर्टिकल डक्ट, जो वर्टिकल डक्ट होते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए, ठीक है, लिफ्ट होती है, तो उसको भी अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग लैंडिंग। जो लिफ्ट होती है वेल इंक्लूडिंग लैंडिंग, लैंडिंग भी जो इसके अंदर आपका जो कंसिडर होता है। लैंडिंग आप समझते हो, लैंडिंग क्या होता है कि जिस जगह पे आपका जो लिफ्ट है वहां पे खड़े होते हो उसको बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है, स्टेयरकेस रूम और हेड रूम अदर देन टेरेस लेवल। अगर टेरेस लेवल पे जो ऊपर ऊपर जो गुमटी बनाते हैं, तो उस गुमटी को छोड़ के नीचे जितने भी जो आपका बिल्टअप एरिया होता है, तो वो इसके अंदर कंसिडर होता है, स्टेयरकेस रूम का भी। ठीक है, मशीन रूम्स, मशीन रूम्स इसके अंदर कंसिडर होते हैं। ठीक है, मशीन रूम इसके अंदर कंसिडर होंगे, पोर्च इसके अंदर कंसिडर होगा। ठीक है, ओपन प्रोजेक्शन ऑफ वरांडा, बालकनीज एंड पैरापेट्स, तो ये भी इसके अंदर कंसिडर होता है। लेकिन उसके अंदर बशर्त ये है कि आपका जो प्रोजेक्शन निकल रहा है वो आपका जो कैंटिलीवर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए, तो वो अपन जो है प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर आपका कैंटिलीवर टाइप का है तो अपना उसके अंदर कंसीडर नहीं होगा प्लिंथ एरिया के अंदर। ठीक है, जो उसके बाद में जो है फुल एरिया इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया इफ द एरिया इज अनप्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शंस 50% ऑफ द एरिया इज इंक्लूडेड। यानी कि जो आपका अगर अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि जो आपका प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आ रहा, बिल्डिंग के अंदर कंसीडर नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन जो उसका 50% के आसपास, यानी 50% अपन जो है प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर करेंगे। जो टोटल एरिया रहेगा उस प्रोजेक्शन का, तो वो अपन क्या करेंगे, उसका आधा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अपन को ध्यान रखने की किस किस जगह पे आपको जो इसको लेना है, किस किस जगह पे आपको इसको नहीं लेना है। ठीक है, प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर करना है या प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं करना है। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर एक और है कि रिसेस बाय कैंटिलीवर बियॉन्ड एक्सटर्नल वॉल्स बे विंडोज इज द बेस्ट एग्जांपल। जो अपन ने यहाँ पे किया है कि कौन कौन से एग्जांपल आपको दिए हैं, तो उसके अंदर जो 50% उसका जो कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इफ द रिसेस हाइट अप टू 1 मीटर हो तो उसका 25% अपन जो है करते हैं। उसके बाद में अगर उसका जो हाइट है वो 1 मीटर से 2 मीटर होता है तो 50% अपन जो है इसके अंदर 50% टोटल एरिया का, यानी जो वो एरिया आ रहा है उसका 50% अपन जो प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर कर लेंगे। अगर आपकी जो रेसेस की जो हाइट है वो 2 मीटर से एबो हो जाती है तो फिर अपन को जो है 100% इसके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एरियाज है जो कंसीडर नहीं होते हैं, किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। प्लिंथ एरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे एरियाज है जो कंसीडर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि कोई भी आपका एडिशनल फ्लोर
जो है जहाँ पे अपन बाहर के साइड में एक बैठने के लिए जगह बना देते हैं, जिसको सिटिंग जो आपके असेंबली बिल्डिंग्स के अंदर मिल जाती है, थिएटर्स के अंदर मिल जाती है, ऑडिटोरियम्स के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके का जो एडिशनल फ्लोर एरिया होता है वो अपना जो है प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होता, उसको जो है अपन इंक्लूड नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। कैंटिलीवर पोर्च, जैसा कि अपन ने अभी बताया कि कैंटिलीवर टाइप का जो पोर्च होता है, यानी कैंटिलीवर टाइप का जो पोर्च होता है, जैसे कि आपका कोई वॉल है, वॉल के बाहर में इस तरीके से कोई छज्जा निकला हुआ है, ठीक है, वॉल के बाहर इस तरीके का कोई छज्जा निकला हुआ है, तो इसके नीचे अगर सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे अगर सपोर्ट नहीं है तो आपका ये कंसीडर नहीं होगा। अगर इसके अंदर सपोर्ट है तो वो फिर जो है अपन ने रेजिस हाइट के अकॉर्डिंग जो उसका 50% 25% जो अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है तो उसको जो अपन कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर अगर अपना सपोर्ट है तो कंसीडर करेंगे, और कैंटिलीवर टाइप का हो तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बालकनी इसके अंदर कंसीडर नहीं होगी आपका जो है किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। एरिया ऑफ लिफ्ट, ये जो है एरिया ऑफ लिफ्ट है, ये उसकी लैंडिंग को छोड़ के जो है आपकी जो है एरिया जो लिफ्ट के लिए दिया होता है तो वो आपका इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा। इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट एंड गार्बेज स्यूट प्रोवाइड दीज एरियाज मोर देन 2 मीटर स्क्वायर। अगर जैसा कि मैंने बताया कि 2 मीटर स्क्वायर से आपका जो कंसीडर जो एक्सीड कर जाता है कौन सा, इंटरनल शाफ्ट का एरिया, इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट का एरिया, तो उस केस में अपन उसको कंसीडर नहीं करते प्लिंथ एरिया के अंदर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बेंड, कॉर्निक्स एक्सेट्रा। तो आर्किटेक्चर बेंड्स का मतलब होता है कोई भी आपने आर्किटेक्चरल डिजाइन दी है, बाहर के साइड में कोई कोना बाहर निकलता हुआ रख दिया, ठीक है, या जो है अपने बीच के अंदर कोई ऐसी डिजाइन दे दी, यानी आर्किटेक्चरल बैंड किसी भी टाइप्स का हो सकता है। तो इस तरीके के आर्किटेक्चरल बैंड्स, कॉर्निक्स वगैरह जो होते हैं, कॉर्नर पे जो निकले हुए बाहर निकला हुआ ऐसा रहता है, तो वो अपना प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होता है, राइट। अब होता है कि एरिया ऑफ वर्टिकल सन बीकर और बॉक्स लेवनर प्रोजेक्शन आउट एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स सच एज स्लैब प्रोजेक्शन फॉर कीपिंग फ्लोर पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये इस तरीके यानी जो बाहर के साइड में अपन बालकनी में जो फ्लोर पोर्ट रखने के लिए बाहर थोड़ा सा छज्जा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपन गमले वमले वगैरह रखते हैं, फुलवारी वगैरह जहाँ पे जिसको शौक होता है लगाने का, तो फुलवारी छोटे छोटे पेड़ वगैरह लगा देते हैं, तो वो एरिया भी अपना प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होगा। ओपन प्लेटफॉर्म कंसीडर नहीं होंगे। टेरेस एट द फ्लोर लेवल, फ्लोर के ऊपर जो टेरेस है वो जो आपका किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होगा। स्पाइरल स्टेयरकेस, जो स्पाइरल टाइप की आपकी स्टेयरकेस होती है इस तरीके की, तो वो भी आपकी किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं होती है, उसकी लैंडिंग सहित जो है आपकी कंसीडर नहीं होती, इंक्लूडिंग लैंडिंग। टावर्स, टोरेंट्स, डोम्स, प्रोजेक्शन एबव द टेरेस लेवल, वो भी आपके जो सारे के सारे इसके अंदर कंसीडर नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, चलो ठीक है। एक बार जो सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास में पहुंचाओ, वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसको डिसलाइक भी करो, और हमको जो कमेंट करके बताओ कि आपको जो है क्या इसके अंदर डिफिकल्टीज है, क्या आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसको सजेस्ट करो ताकि हम जो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपको बता सके, ठीक है। अब जो होता है कारपेट एरिया, अब कारपेट एरिया पे अपन आ जाते हैं। जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका टोटल एरिया है, लाइक सपोज ये, ठीक है, तो टोटल एरिया यानी कि जो वॉल को अगर इसके अंदर से इंक्लूड नहीं करें, और ये आपका जो बीच का जो लिवेबल जो पोर्शन बचता देता है, लिवेबल जो पोर्शन बचता है वही आपका क्या होता है, कारपेट एरिया, इसको बोलते हैं कारपेट एरिया। ये आपका क्या होता है, कारपेट एरिया होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्या क्या अपन कंसिडर करते हैं या क्या क्या जो है अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसके लिए बात करें कि कारपेट एरिया इज द प्लिंथ एरिया लेस देन द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये जो एरिया जो मैं बताने जा रहा हूं अब, तो ये एरिया को एक्सक्लूड करके, यानी कि इनको छोड़ के बाकी जो एरिया होता है वो कारपेट एरिया के अंदर आता है। सीधा जो आप समझ सकते हैं कि जो ये है जैसे कि वॉल एरिया है, इसको छोड़ देंगे तो ये अपना जो है यानी कि वॉल एरिया, वरंडा, कॉरिडोर और पैसेज, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्च, स्टेयरकेस एंड स्टेयर कवर, लिफ्ट, शाफ्ट एंड मशीन रूम फॉर लिफ्ट, बाथरूम एंड लेबोरेटरी, किचन एंड पेंट्री, स्टोर्स, कैंटीन और एयर कंडीशनर डक्ट और उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, इन एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया होता है वो अपना कारपेट एरिया होता है, जिसके अंदर बेडरूम आ गया, डाइनिंग हॉल आ गए, ठीक है, डाइनिंग जो रूम होता है आपका, डाइनिंग रूम आ गया, स्टडी रूम आ गया, ठीक है,
तो ये सारे एरिया जो आपका कारपेट एरिया, यानी जहां जहां पे आप कारपेट बिछा सकते हैं वो अपना कारपेट एरिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें कि अपना जो नेक्स्ट, और इसके अंदर दो और चीज है, सॉफ्ट फॉर सैनिटरी पाइपिंग और स्टील फ्लोर और गैरेज जो होता है वो उसके अंदर भी कारपेट नहीं बिछाते हैं, तो वो भी अपना इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट। क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है? क्यूब रेट के अंदर अपन ने जो प्लिंथ एरिया जब मेजर कर लिया, यानी प्लिंथ एरिया अपन ने जब निकाल लिया है, तो उसके बाद में जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्यूब यानी क्यूबिकल कंटेंट निकल के आ जाएगी, क्यूबिकल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो क्यूबिकल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी तो उसको अपन पर क्यूबिक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अपना जो है क्यूब रेट निकाल लेंगे पर स्क्वायर मीटर, सॉरी पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक फीट, पर क्यूबिक यार्ड। ठीक है, तो वो आपका जो रहता है वो यानी कि इस तरीके का जो आपका एस्टिमेट बनाते हैं वो होता है अपना क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्लिंथ एरिया से कितना एक्यूरेट है, यानी कि उससे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि प्लिंथ एरिया के अंदर अपन को ओनली एक प्लिंथ का एरिया पता था, उसके बारे में अपन को बताया था कि बिल्डिंग की हाइट आप जो 10.5 फीट रखोगे, 9.5 फीट रखोगे, 10 फीट रखोगे, 11 फीट रखोगे। ठीक है, वो अपन को पता नहीं था। 3 मीटर की रखनी है, 3.5 मीटर की रखनी है, 4 मीटर की रखनी है, हाइट का अपन को पता नहीं था, ओनली अपन को फ्लोर का एरिया पता था कि जो है प्लिंथ पे आपका जो है एरिया कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन ने जो कॉस्ट निकाली। तो अपन समझ सकते हैं इस चीज को कि क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से ज्यादा एक्यूरेसी देता है ये। ठीक है, और बात करें कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कहां से कहां तक मेजर करेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख लेना आप, ये जो यहाँ पे दे रखा होगा कि फ्लोर लेवल टू द टॉप टू द रूफ लेवल। जो अपन जो बिल्डिंग की हाइट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम फ्लोर लेवल टू द टॉप ऑफ द रूफ लेवल। फ्लोर लेवल से जो फ्लोर का आपका टॉप है उससे लेके टॉप ऑफ द रूफ लेवल वहां तक का अपन कंसीडर करेंगे हाइट। तो उस हाइट को अगर अपन प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्यूबिकल क्वांटिटी या जो अपना क्यूबिकल वॉल्यूम पता चल जाएगा, और वॉल्यूम अगर अपन को पता चल गया तो उसके बाद में पर वॉल्यूम के हिसाब से अपन जो है एस्टिमेट बना लेंगे। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी क्या होता है कि इसके अंदर क्या रनिंग वॉल के अंदर, रनिंग लेंथ के अंदर जो टोटल वॉल लेंथ को निकाल लेते हैं, और उसके बाद में पर रनिंग मीटर के हिसाब से, पर रनिंग फिट के हिसाब से, पर रनिंग यार्ड के हिसाब से उस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे उस जगह पे क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके अपना जो है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट, यानी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकल के आ गई पहले तो, और क्वांटिटी निकल के आ गई तो उसके बाद में अपन ने उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये होता है अपना अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, अब बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है अपना डिटेल्ड एस्टिमेट। ये जो है डिटेल्ड एस्टिमेट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसमें क्या है कि कितना परसेंट अपन लेते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जो अपन ने पढ़ी थी प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया में, तो उसको जो मैं नोट डाउन करवा देता हूँ यहाँ पे। आप जो है इसको, जैसे कारपेट एरिया है तो कारपेट एरिया के अंदर आपको जो 2-3 चीजें मैं मेंशन करवा देता हूँ, तो उन चीजों को आप नोट करके रखें कि कारपेट एरिया कितना होता है, टोटल एरिया का कितना होता है किस टाइप्स की बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे कि ऑफिस बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग ऑफिस टाइप की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको कंसिडर कर लेना। ऑफिस टाइप बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस टाइप बिल्डिंग, जो ऑफिस टाइप आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर टोटल एरिया का 60 से 75% तक, 60 to 75% ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया का 60 to 75% ऑफिस टाइप की बिल्डिंग के अंदर अपना जो है कारपेट एरिया होता है। क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ना तो कोई आपका क्या कह सकते हैं उसको मशीन रूम होगा, ना ही वहाँ पे किचन होगी, ना वहाँ पेंट्री होगी, तो इस तरीके के वहाँ पे नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है 60 से 75%, 60 to 75% एरिया ऑफ टोटल एरिया विल बी कंसिडर्ड इन द कारपेट एरिया। सेकंड जो आपका, अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल टाइप की है, रेजिडेंशियल टाइप की जो बिल्डिंग है जहाँ पे आप रहते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होगा कि टोटल एरिया जो होगा, यानी कि जो आपका टोटल प्लिंथ एरिया है, ठीक है, टोटल आपका जो बिल्टअप एरिया है, टोटल प्लिंथ एरिया है, उसका
50 to 65%, 50 to 65% एरिया कंसिडर्ड इन कारपेट एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 से 75% था, यहाँ पे 50 से 65% रह गया, क्योंकि यहाँ पे किचन नहीं था, पेंट्री नहीं थी, ठीक है, लेट बाथ नहीं थे, ठीक है, यानी लेट बाथ तो होते हैं लेकिन जो ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो है छोटे रहते हैं, घर के अंदर जो है आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आपका कारपेट एरिया डाउन हो गया यानी घट गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाल के लिख सकते हैं आप, इसको मैं इरेज कर देता हूं कि जो आपका है तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो है 3 नंबर पे कि जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो वॉल होती है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो वॉल होती है उनके द्वारा कवर्ड किया गया जो एरिया होता है वो टोटल प्लिंथ एरिया का कितना होता है, यानी कि द एरिया इज यानी द एरिया विच इज कवर्ड बाय फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वॉल कितना होता है, वो होता है अपना टोटल प्लिंथ एरिया का 5 to 10%, 5 to 10% स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर अपन बात करें कि 3% तो आपका होता है एक्सटर्नल वॉल का, एक्सटर्नल जो वॉल होती है एक्सटर्नल वॉल, ठीक है 3%, और 2% आपका जो होता है वो होती है इंटरनल वॉल, इंटरनल वॉल, इंटरनल वॉल, ठीक है। 3% आपका एक्सटर्नल वॉल का, 2% आपका इंटरनल वॉल का। अगर आपका 5% ले रहे हो तो आपका 3 और 2 हो जाएगा, 10% ले रहे हो तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज इसमें निकाल सकते हैं कि इतना तो अपना एक्सटर्नल वॉल आ सकती है, इतनी जो अपने इंटरनल वॉल आ सकती है। तो ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चौथा पॉइंट एक और यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो आप, कि वो है फोर्थ पॉइंट आपका जो है कि जो आपकी ऑर्डिनरी टाइप की जो बिल्डिंग होती है, ऑर्डिनरी टाइप की जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर कवर्ड किया गया वॉल का एरिया कितना होता है, यानी कि वॉल के द्वारा जो कवर्ड किया गया एरिया है वो टोटल प्लिंथ एरिया का 10 to 15% होता है, 10 to 15% इन इन क्या बोलते हैं उसका ऑर्डिनरी टाइप बिल्डिंग, जो ऑर्डिनरी आपकी जो जनरल बिल्डिंग होती है ऑर्डिनरी बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल्डिंग के अंदर अपना 10 to 15% जो एरिया है वो वॉल के द्वारा यानी कि वॉल के अंदर जो है कवर्ड किया हुआ रहता है। आगे जो है अपन बात कर रहे थे यानी कि जो ये कुछ पॉइंट है ये आपका जो कारपेट एरिया के अंदर इसको लिखेंगे कि कारपेट एरिया के अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे थे कि अपना चल रहा था डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर अपन को जो डिटेलरी सारी जो यानी कि हर जो आपकी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को अपन सेपरेटली मेजर कर लेंगे, सेपरेटली मेजर करने के बाद में उसका जो है पर क्वांटिटी के हिसाब से या पर नोज के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पर क्यूब जो है पर स्क्वायर फिट के हिसाब, सॉरी इसके अंदर तो आपका क्यूबिक आएगा क्योंकि पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक फिट या पर क्यूबिक यार्ड के हिसाब से अपन जो है उसकी डिटेल से कॉस्टिंग कर लेंगे, तो वो आपका रहता है डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट। इसी को आगे बढ़ाते हुए कि डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट जो है अपन को उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है कि अपन को जो है मटेरियल की डिटेल पता चल जाए कि जो है अपना क्या क्या मटेरियल इसके अंदर लग सकता है, कितना लग सकता है। तो उसके लिए अपन को जो है एक तो रिपोर्ट की जरूरत होती है, कोई भी आपका जो सैंक्शन अथॉरिटी से रिपोर्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, क्योंकि सैंक्शन अथॉरिटी तो आपकी अप्रोक्सीमेट जो आपने एस्टिमेट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट देगा, तो वो जो रिपोर्ट है वो अपन को जरूरी होती है। तो अपन कोई भी डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं तो उसके लिए अपन को जो है ये जरूरी होता है। दूसरा आपका जो है वो जनरल स्पेसिफिकेशंस, उस बिल्डिंग के बारे में किस टाइप की बिल्डिंग बनेगी, कितने लोगों के लिए बनानी है, ठीक है, या इसके अंदर कितने जैसे हॉस्पिटल बनता है कितने बेड का बनता है, ठीक है, स्कूल बन रही है तो कितने अप्रोक्सीमेट आपके स्टूडेंट इसके अंदर आएंगे, तो वो सारी चीजें अपन जो है इसके अंदर अपन को पता होनी चाहिए, तो वो जनरल स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो है डिटेल स्पेसिफिकेशंस, डिटेल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपका जो ड्राइंग और प्लान जो होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। डिज़ाइन और कैलकुलेशंस जो उसके अंदर मटेरियल का कैलकुलेशन है तो आपका कि हाँ इसके जो 5 मीटर का है, 10 मीटर का है, 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर लंबी है, तो वो सारा जो है आपके पास में डिज़ाइन और कैलकुलेशंस आपकी होनी चाहिए। अगर आपका जो है फाउंडेशन और बीम स्लैब एक्सेट्रा अगर ऐसे कोई केसेज है तो उसके अंदर अपना डिजाइनिंग भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट्स जो इसको अपन बोलते हैं BSR, इसको जो BSR भी बोलते हैं शेड्यूल रेट को, यानी कि
जो बेसिक शेड्यूल रेट BSR, ये जो है PWD के पास में होती है। जो जिस जगह का जो PWD डिपार्टमेंट होता है, यानी पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट होता है, उसके पास में BSR अवेलेबल रहती है। ये जो आपकी यानी कि हर साल, हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जो है चेंज होती रहती है, यानी हर साल जो है आपका इसका रिवीजन होता रहता है कि अभी जो कॉस्ट हो सकता है कि सीमेंट का, यानी कि अगर ज़्यादा डेविएशन आ जाता है कॉस्ट के अंदर, तो उस टाइम पे जो है BSR को रिवाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना BSR के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल ऑफ रेट आपके पास में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में जो है रिपोर्ट, जनरल स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन एंड कैलकुलेशंस, शेड्यूल ऑफ रेट जिसको BSR कहते हैं, तो BSR भी आपके पास में, अगर आप डिटेल्ड एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करें कि जो आगे अपन कर रहे हैं कि कोई भी जो डिटेल्ड एस्टिमेट अगर अपन बना रहे हैं, डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपके वो मेथड है कि पहले तो अपन क्वांटिटी मेजर करेंगे, उसके बाद में कॉस्ट का एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो 2 मेथड होते हैं, इस चीज को जो आप ध्यान रखें कि 2 मेथड आपके कौन कौन से होते हैं। वो है एक तो आपका डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में जो पर आइटम, यानी कि हर एक आइटम की जो क्वांटिटी निकल के आती है, उसको अपन क्या करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जो उसकी कॉस्ट है, वहां पे अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट चल रही है मार्केट के अंदर, तो उससे मल्टीप्लाई करके अपन जो डिटेल्ड कॉस्ट उसकी निकाल लेंगे, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है ना। तो ये जो डिटेल्ड मेजरमेंट और कैलकुलेशन जो क्वांटिटीज होती है, ये होती है आपकी मेजरमेंट बुक के ऊपर। मेजरमेंट बुक के अंदर, यानी कि MB का मतलब मेजरमेंट बुक, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं ना कि MB भरनी है, यानी तो वो होते हैं आपकी मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक के अंदर जो है आपकी एक इस तरीके की सीट होती है, ये आपका जो एक मेजरमेंट फॉर्म इसको कह सकते हैं, या इसको MB भी बोलते हैं। तो MB जो आपकी होती है, उसके अंदर आपके ये पर्टिकुलर्स होते हैं, और इन पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग जो आपके कॉलम्स जो होते हैं वो आपके उसके अंदर दिए हुए रहते हैं। तो वो होता है आपका एक तो आइटम नंबर, जैसे कि 1 नंबर पे मेरा आइटम आ गया, 1 नंबर पर्टिकुलर ऑफ द आइटम, यानी कि 1 नंबर पे आपका क्या था, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे कि एक्सक्यूशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर मेरा एक्सक्यूशन का वर्क हुआ, वो अपन इसके अंदर लिख दिया। नंबर ऑफ, यानी नंबर, जैसे कि अगर अपन इसके अंदर मेजरमेंट का जो मेथड अपन ने पढ़े कि लॉन्ग वॉल से कर रहे हैं या शॉर्ट वॉल से कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल से कर रहे हैं तो उसके अंदर वॉल कितनी है, लॉन्ग वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल कितनी है। ठीक है, तो ये आपका नंबर्स के अंदर आएगा। तो कितना नोज है, नंबर्स कितने हैं, ये यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो सीमेंट है, कंक्रीट है, सीमेंट के बैग्स है, तो कितनी क्वांटिटी के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद में जो है अपने निकाले पर्टिकुलर नंबर्स हो गया। अब जैसे कि अपन एक्सक्यूशन वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और उसकी डेप्थ, हाइट या डेप्थ अगर आप जो है बिलो द ग्राउंड लेवल कर रहे हैं तो आपका जो है डेप्थ के अंदर कंसीडर होगा, अगर एबव द ग्राउंड लेवल कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, वो हाइट के अंदर कंसीडर हो जाएगा, यानी कि वो डेप्थ हो जाएगी और वो जो है हाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है। ठीक है, कभी ये तो नहीं कहता कि जो है आपका सुपर स्ट्रक्चर की डेप्थ कितनी है, नहीं, वो सुपर स्ट्रक्चर की जो है आपकी हाइट आती है, यानी कि बिलो द ग्राउंड लेवल की अगर अपन बात करें, ग्राउंड लेवल से जो नीचे का पार्ट है वो अपना डेप्थ के अंदर कंसीडर होगा, और ग्राउंड लेवल का जो ऊपर का जो पार्ट है वो अपना किसके अंदर कंसीडर होता है, वो अपना हाइट के अंदर कंसीडर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट और डेप्थ दोनों ही लिख दी है, दोनों ही आपको उसके अंदर लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है, क्वांटिटीज और कंटेंट्स, जो क्वांटिटीज है, कंटेंट है, कितना निकल के आता है, लेंथ बिड्थ और लेंथ बिड्थ और डेप्थ के हिसाब से जो है आपकी क्वांटिटी कितनी निकल के आती है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी निकल के आई है इस जगह पे, उसको अपन जो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे एक रिमार्क और एक्सप्लेनेटरी नोट्स का लिखा हुआ रहता है। तो ये रिमार्क्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि अपन यहाँ एक्सक्यूशन वर्क किया, नंबर ऑफ 2 लिख दिए, लेंथ लिख दी 15 मीटर, तो 15 मीटर लेंथ कहाँ से आए, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि जो है लॉन्ग वॉल की लेंथ थी, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ थी, ये शॉर्ट वॉल की लेंथ थी। लॉन्ग वॉल की लेंथ अपन ने कैसे लिखी, तो यहाँ पे आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को। जब अपन जो है किसी बिल्डिंग का या रूम का जो एस्टिमेट बनाएंगे डिटेल से, तो उस टाइम पे अपन जो है इन चीज़ों को सारी को आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस जो है एक एक करके जो समझेंगे कि यहाँ पे क्या हाइट कितनी आएगी, लेंथ कितनी आएगी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स अपन जो है कैसे लिखे, वो चीज़ अपन जो है आगे जो आने वाली क्लासेज है एस्टिमेशन की, तो उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेकंड नंबर पे आपका है वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट का, तो उसके लिए अपन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट सीट यूज करते हैं।
इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सीट। ये होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट सीट। इसके अंदर अपना क्या होता है कि जैसे कि अपन ने आइटम नंबर दे दिया, पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम वर्क, जैसे कि एक्सक्यूशन इन फाउंडेशन वर्क, क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी अपन ने वहां पे कैलकुलेट करी, ठीक है। यूनिट उसका क्या है, क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक स्क्वायर जो है अपना स्क्वायर मीटर के अंदर है, या ओनली रनिंग मीटर में है, या आपका जो नंबर्स के अंदर है, तो अपन यहाँ पे यूनिट्स उसका जो है लिखेंगे। इस जगह पे अपन लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसकी रेट लिखेंगे कि रेट पर का मतलब है कि एक, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सीमेंट का कट्टा, ठीक है, एक सीमेंट बैग लिख दिया। सीमेंट बैग की जो है क्वांटिटी एक आ गई। यूनिट्स आपकी जो है वो आपका किसके अंदर आएगा, नोज के अंदर आएगा, नंबर्स के अंदर। उसकी रेट कितनी है, रुपए और पैसे के अंदर। पर का मतलब होता है एक कट्टे का। उसके बाद में टोटल जो क्वांटिटी निकल के आई, जैसे 50 कट्टे तो 50 कट्टे का अपन यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दिया कि मेरा टोटल अमाउंट इतना आ गया, ठीक है। तो वो चीज आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर आती है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सेशन को जो आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, अपने दोस्तों के पास में पहुंचाते रहो, ताकि जो उनको भी एक इस लॉकडाउन के अंदर या जो अपने घर बैठ के अपन को जो है पढ़ने का मौका मिले। और ये जो सेशन है अभी जो इवन सेमेस्टर के अंदर जो बीटेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आने वाले टाइम पे जब अपना राजस्थान जेई का एग्जाम जो होने वाला है, जो अपना RMSSB का, ठीक है, तो वो उस एग्जाम के अंदर भी जो आपको इसके अंदर से आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को जो आप शेयर करो दोस्तों के पास में। आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना एस्टिमेट है वो है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। अब जैसा कि अपन ने बात करी थी, जैसा कि मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया था कि रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट में क्या होता है कि जो कॉस्ट अपन ने करी है, यानी कि जो कॉस्ट निकाल ली है प्रोजेक्ट की या बिल्डिंग की, तो वो जो कॉस्ट है अगर आपका 5% एक्सीड कर जाता है, उसकी जो टोटल वॉल्यूम है, जो आपका टोटल वैल्यू है, वो आपकी 5% जो एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में अपन को रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पे जो 2-3 केसेस के अंदर अपन इसको बना सकते हैं। तीनों केस मैंने आपको पहले भी जो है बता दिए थे, एक बार फिर इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है व्हेन द ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 5%, या तो एक्सीड कर चुका है या अपन को लगता है ऐसा कि यार 5% ज़्यादा एक्सीड कर सकता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट को रिवाइज कर देंगे। रिवाइज करने के बाद में अपन जो दोबारा से सेंशन अथॉरिटी से जो उसको वापस सेंशन लेंगे। सेंशन लेने के बाद में अपना वर्क जो है कंटिन्यू करेंगे। तो और सेकंड जो होता है कि व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन वर्क एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन अमाउंट जो रहे, उससे अगर आपका 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का, जैसे कि वॉल का एक्सीड कर गया, फाउंडेशन अलग से दिया था तो फाउंडेशन का एक्सीड कर गया, तो इस तरीके के जो आइटम्स आपके एक्सपेंडिचर्स है, तो उसके अंदर अगर आपको जो है 10% से ज़्यादा अगर एक्सीड कर गया उसका जो वैल्यू है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट बना के देंगे, ठीक है। थर्ड जो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल डेविएशन। मटेरियल डेविएशन का मतलब जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि जो है अगर आपको चाहिए 50 कट्टे की रिक्वायरमेंट और वहाँ पे जो है आपने 5 कट्टे ला के रख दिए, तो वो आपका मटेरियल डेविएशन हो गया। यानी कि जो सामने वाले ने जो एस्टिमेट बना के दिया है, तो वो 5 का जैसे 50 5 के अंदर तो बहुत हो गया, 50 कट्टे की रिक्वायरमेंट है और उसने दे दिया आपको 40 कट्टे, नहीं चलेगा भैया काम, उसके अंदर काम चलेगा ही नहीं आपका। और हो सकता है कि आपको जो 50 कट्टे की रिक्वायरमेंट है और उसने दे दिया 70 कट्टे, तो 20 कट्टे ज़्यादा आ गए, वो को अपने किसी काम के नहीं है, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके के जो अपने मटेरियल का डेविएशन अगर हो जाता है, तो उस केस में भी अपन जो है एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि उस केस में भी जो है एस्टिमेट का जो है रिवाइज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपका जो कंसिडर होता है किसके अंदर, रिवाइज एस्टिमेट के अंदर। कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं 5%, यानी कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि 5% जो टोटल अमाउंट का 5% या जो है एक्सपेंडिचर अमाउंट का 10%, बोथ ऑफ एबोव और नन ऑफ एबोव। इस टाइप से अगर आपके पास में 4 ऑप्शन आ गए, तो उस केस में आपको जो है रिवाइज एस्टिमेट के अंदर दोनों यानी बोथ ऑफ एबोव, यानी जो ऊपर वाले जो दोनों है वो सही है, ठीक है। दोनों ही आपके जो यानी एक्सपेंडिचर के लिए 10% एक्सीड कर गया
तो भी सही है, और अगर टोटल वैल्यू है उसका अगर 5% एक्सीड कर गया तो वो भी आपके लिए सही है। तो दोनों ही आपके जो है सही आंसर इसके अंदर माने जाएंगे। ठीक है, तो ये 5% और 10% के अंदर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे जो है 7 टाइप्स का होता है अपना, वो होता है कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। यहाँ पे जो है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट का मैं आपको एक जैसे कि एग्जांपल है कि जो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है बाहर की साइड में कुछ अगर हो जाता है तो उस केस के अंदर भी जो है आपका रिवाइज एस्टिमेट हो सकता है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है कि अगर अपन बात करें कोई भी अपन वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते टाइम अपन को पता है कि हाँ अपना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है, इसके बाद अगर मेरे को कोई अलग से वर्क करना है यानी कोई सप्लीमेंट्री वर्क करना है, तो उस सप्लीमेंट्री वर्क के अंदर आपका जो कॉस्ट आएगी, जो आपकी उसकी जो कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को उस आपका जो है एस्टिमेट के अंदर इंक्लूड करने के लिए अपन अलग से एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के देते हैं डिपार्टमेंट को, या फिर जो बिल्डिंग बना रहे तो ओनर को बना के देते हैं कि इसके अंदर ये आइटम एक्स्ट्रा लगेगा भैया, तो इस आइटम को जो है आपको अलग से लाना पड़ेगा। तो वो एस्टिमेट आपका होता है सप्लीमेंट्री। अपन एग्जामिनेशन के अंदर पहले सप्लीमेंट्री कॉपी लेते थे, क्यों लेते थे? क्योंकि अपने पास में एक कॉपी कंप्लीट हो गई, अपन को एक्स्ट्रा वर्क करना है तो उसके लिए अपन को सप्लीमेंट्री चाहिए। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जो आपका वर्क होता है उसके लिए आपका जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर जो है जैसे कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग थी जो आपकी बनी हुई है, वर्ल्ड की जो सबसे टालेस्ट बिल्डिंग है, तो वो स्टार्टिंग में 525 मीटर के लिए डिजाइन थी। उसका एस्टिमेशन जो दिया था वो 525 मीटर के लिए दिया था। किसके लिए? बुर्ज खलीफा। यहाँ पे लिख देता हूँ बुर्ज खलीफा। ठीक है, 5 मीटर के लिए वो डिजाइन थी। और बुर्ज खलीफा के आपको पता है टोटल जो कितनी ऊंची है, वो 828 मीटर। तो 525 मीटर जो है जब बना दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद में इंजीनियर्स को, वहां का जो इंजीनियर्स था उसको लगा कि मैं इस बिल्डिंग को जो है और ऊंचाई तक बना सकता हूं, यानी कि और ऊंचाई तक इसको जो अपन ले जा सकते हैं। तो 525 मीटर बनाई दी, उसके बाद में उसका जो वापस से सप्लीमेंट्री जो वर्क है, तो यानी उसको वापस से सप्लीमेंट किया और उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्क किया, तो उसके लिए अपने जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के दे दिया। ठीक है, तो वो जो आपका वर्क है यानी जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ तो वो आपका उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इसी के अंदर जो है एक, अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहो तो एक और होता है कि सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। उसके अंदर जो है आपका सप्लीमेंट्री भी, कोई एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है तो वो भी, और एक्स्ट्रा कोई डिजाइन आ रही है तो वो भी आपका जो है दोनों एक साथ कंसिडर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक 8वें नंबर पे या जो है 9th नंबर पे एनुअल रिपेयर के बाद भी उसको डाल सकते हैं। तो वो आपका 9 नंबर पे एक लिख लेना, वो आपका हो जाएगा, वो आपका यानी 9 नंबर पे आपका हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, दोनों का जो है आपका एक साथ कंसिडरेशन हो जाएगा। तो वो आपका होगा सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। अब बात करें कि एनुअल रिपेयर एंड कॉस्ट एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर, हर साल अपन को जो है किसी भी जो बिल्डिंग होती है तो उसको जो है रिपेयर करने की जरूरत होती है। तो वो रिपेयर जो है आपकी कितना उसका अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, तो वो अपना जो है अलग अलग कंटिजेंसी चार्ज, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट, टूल प्लांट्स, मैनेजमेंट चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस, तो ये सारे जो चार्जेस होते हैं वो एनुअल रिपेयर कॉस्ट के अंदर आपके जो है या मेंटेनेंस के अंदर कंसिडर होते हैं। एनुअल रिपेयर में कॉस्ट एस्टिमेट है, इसको बोल लेना कि मेंटेनेंस एस्टिमेट, ये भी आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं मेंटेनेंस एस्टिमेट। ठीक है, तो ये जो सारे एस्टिमेट होते हैं आपके 8 टाइप के एस्टिमेट अपन ने आज डिस्कस किए कि जो 8 टाइप के एस्टिमेट आपके जो है यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब जो अपन कंटिजेंसीज, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट, या फिर आपका जो होता है टूल एंड प्लांट्स, मैनेजमेंट चार्जर्स या डिपार्टमेंटल चार्जेस, वो कितने होते हैं, तो वो भी जो है कई बार जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर कि जो है कंटिजेंसीज कितनी ली जाती है एक प्रोजेक्ट के लिए, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, या कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी भी रोड प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए कंटिजेंसीज कितनी होती है। तो आपका जो है टोटल अमाउंट जो होता है उसका 3 to 5% अपन क्या करते हैं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 to 5% अपने कंटिजेंसी चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक ऐसा अपन को
अपन को जो है कोई भी ऐसा अनफोर्सेन एक्सपेंस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी की दुर्घटना हो गई उसकी वजह से जो आपका वर्क डिले हो गया, कोई ऐसे मतलब कि जो अनफोर्सेन जो वर्क होते हैं या अनफोर्सेन जो केस हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अपना या कोई जो है डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है अपना कंटेंजेंसी जिसके अंदर ऐड करके चलते हैं वो 3 to 5% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपका होता है ना। कि जैसे कि अभी जो है रिसेंट में आपको पता है कि राजस्थान के अंदर या फिर जो है अपने गुजरात के अंदर तोकते तूफान आया, तोकते जो आपका एक तूफान आया, तो उस तूफान की वजह से क्या हुआ कि कई जगह प्रोजेक्ट को 2-3-4 दिन के लिए डिले करना पड़ा। तो 4 दिन की, अब ये तो है नहीं कि 4 दिन में अगर डिले हो गया आपका प्रोजेक्ट तो वहाँ के जो मजदूर है उनकी सैलरी तो अपन काट नहीं सकते क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है। तो उस केस में जो है अपन को उनको सैलरी भी देनी होती है। तो इस टाइप्स के जो आपकी जो वर्क के अंदर जो डिले होता है उसके लिए जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, तो अपना क्या होता है वो कंटेंजेंसीज जो अपन लेके चलते हैं वो अपनी होती है 3 to 5%। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है ये 1.5 से 2% होता है टोटल कॉस्ट का, यानी कि 1.5 से 2% है, 2 से 2.5% भी कई जगह दिया हुआ मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे जो है ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है आपका, यानी कि 1.5% से 2.5% के बीच आप इसको लेके चल सकते हैं कि 1.5 to 2.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपके वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। टूल एंड प्लांट्स के लिए वैसे तो क्या है कि जनरली अगर अपन रेट एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर टूल एंड प्लांट्स के लिए अलग से लेके चलते हैं। जैसे कि आज पेचकस आया, हो सकता है कि टूट गया हो, खो गया हो, कल अपन को कोई की लानी पड़ी, पाना लाना पड़ा, तो वो भी अपना जो खो जाए। तो ऐसे जो टूल एंड प्लांट्स जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं तो उनके लिए अपन को क्या होता है कि अलग से कॉस्ट लेके चलनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल आप जो है पर्टिकुलर वर्क के लिए भी आप जो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो ये ऑल ओवर जो प्रोजेक्ट होता है उसकी जो आपकी 1 से 1.5% कॉस्ट होती है किसकी, टूल एंड प्लांट्स की। ठीक है, तो ये आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की 1 से 1.5% होती है। डिपार्टमेंटल चार्जेस ये आपके जो डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, अगर आपको जो सुपरवाइजर को बुलाना है या जो आपका आर्किटेक्चर सुपरविजन होता है तो उसके लिए अपन को क्या होता है कि अलग से जो डिपार्टमेंटल चार्ज देने होते हैं वो आपका 10 to 15% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 से 15% अपना जो उसका अंदर लेके चलते हैं डिपार्टमेंटल चार्जेस। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि बीएसआर होती है और ये हमेशा पीडब्ल्यूडी इसको मेंटेन करता है, पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। तो ये अपना जो टॉपिक था, ये अपना जो आज का लेक्चर था वो बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के ऊपर था कि कितने टाइप्स के अपने एस्टिमेट होते हैं, कैसे कैसे अपन जो है एस्टिमेट को बनाते हैं, किस किस टाइप से बनाते हैं, कारपेट एरिया के अंदर कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, आपका प्लेन्थ एरिया के अंदर कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना % तक लगता है। ठीक है, कितना % एरिया जो है आपका कारपेट एरिया के अंदर आता है, प्लेन्थ एरिया का। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग आता है, आपकी जो कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग है तो उसके लिए आपका जो अलग से कंसिडर होता है। ठीक है, कितना % इंक्रीज हो जाए, तो आपके जो डिफरेंट टाइप्स के जो अपने एस्टिमेट पड़े तो उनके अकॉर्डिंग अपना क्या होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन नए टॉपिक के साथ में, नए कंटेंट के साथ में, ठीक है, फिर से अपन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।